प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, नमस्कार। इस YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में मैं चंद्रशेखर कुमार आपको स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2021 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं। यह NCERT पर आधारित है और यह कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे छात्र जो एग्ज़ाम क्लास 10th का एग्ज़ाम 2021 में देना चाहते हैं या देना है, वैसे छात्र इस प्रश्न और उत्तर को ध्यान से समझेंगे और कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और अच्छा प्रश्न हो उसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ताकि भविष्य में एग्ज़ाम के समय इसको रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो देख रहे हैं यहाँ दर्पण आया है, यहाँ एक मिरर आया है, तो यहाँ मिरर को ही हम अंग्रेजी में दर्पण कहते हैं। दर्पण को और फिर दर्पण क्या होता है? तो दर्पण शीशा को ही दर्पण कहते हैं। जनरली दर्पण 3 तरह का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आपसे कोई पूछेंगे कि दर्पण कितने तरह के हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो 3 तरह के। समतल दर्पण। यहाँ गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो देख लीजिए कि यहाँ गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, उसके बगल में आप देखते होइएगा कि ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, शीशा लगा हुआ रहता है। उसी को हम साइड मिरर बोलते हैं। साइड मतलब बगल, मिरर मतलब दर्पण, बगल के मिरर जो होता है उसी को साइड मिरर बोलते हैं। तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं साइड गाड़ी के साइड मिरर के रूप में? तो पीछे के जो वस्तु होता है, गाड़ी जो आती है उसको देखने के लिए, ताकि पीछे का गाड़ी जो फास्ट होता है उससे दुर्घटना हो सकता है ओवरटेक करने के लिए, इसलिए जो है ये दर्पण से आगे के गाड़ी वाले इस दर्पण के माध्यम से देख लेते हैं और इसमें जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु दूर होने पर भी महसूस होता रहता है कि वस्तु नज़दीक में आ चुका है। अब चलते हैं और दर्पण जो है, इस सब दर्पण का उपयोग बारी बारी से बताएंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न मेरा है प्रश्न संख्या 2, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले हम 3 दर्पण का चर्चा कर लिए थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो यहाँ है दाढ़ी, सेविंग इसको कहिए, तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण। सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अब देखिए, अब इसको प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। दाढ़ी बनाने तो जानते हैं, सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। क्यों लगाते हैं ये भी कारण जानिए। तो जब सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि जब जो उसको हजाम कहिए, जो नाई होते हैं, नाई जो है वो शेविंग करते हैं। उसके बाद अगर जिनका शेविंग करते हैं उनका अगर दाढ़ी जो है, कोई भी एक भी बाल जो होता है छूट जाता है, तो बाल छूटता है तो दर्पण में दिख जाता है। ऐसा इसलिए कि अवतल दर्पण में जो है किसी भी इमेज का यानी फोटो का बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या रह सकता है दाढ़ी बनाने में? अब रहेगा कि हजामती,
हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण कहते हैं? इसमें भी यही अवतल दर्पण ही होगा, इसमें भी अवतल दर्पण होगा। हम अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं सेविंग। सेविंग का मतलब होता है हजामत, तो यही है। हजामती के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर अवतल दर्पण ही होगा। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग का नाम है। तो अब मानव नेत्र जो है, आप मानव नेत्र जो देखते हैं, उतना अच्छा तो मानव नेत्र हमसे नहीं बन पाएगा। इसमें जो आगे के जो देखते हैं सब तरफ वाइट रहता है, बगल में थोड़ा काला रहता है, बीचों बीच में सेंटर रहता है, उसमें एक लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस के अंदर जो एक पार्ट होता है उसका नाम है, वो आपको रेटिना नाम है। रेटिना अंग्रेजी में कहते हैं, इसका हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो एग्जाम में कभी कभी जो है पूछ देता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग का नाम है रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल। तो कभी ऑप्शन में दृष्टि पटल दे देता है, कभी रेटिना। रेटिना देगा तो दृष्टि पटल नहीं, दृष्टि पटल देगा तो रेटिना नहीं देगा। तो वहाँ ध्यान रखना है। इमेज का मतलब हुआ प्रतिबिंब, मतलब इमेज यानी कोई फोटो। फोटो जो है कोई भी चीज़ का जो आँख पर बनता है वह कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। नेत्र मतलब आँख, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा न कि प्रश्न का उत्तर याद हो गया, प्रश्न ही नहीं समझ में आया। नेत्र का मतलब आँख, अंग्रेजी में आई बोलेंगे। चलिए आगे है, थोड़ा डिटेल में चल जाते हैं। नए स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे, जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम और स्पष्ट दृष्टि, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यह 25 सेंटीमीटर क्या है, स्पष्ट क्या है, न्यूनतम क्या होता है? यानी कम से कम। अगर सपोज डैट ये आँख है, आँख है और जो है कि यहाँ कोई वस्तु है, सपोज डैट वस्तु है, इसको ये जो है ये आँख से हमको देखना है। अगर किताब है, कोई पेज है, किताब का पेज है, उस पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, तो इस वस्तु को इस तरफ हम कितना दूरी लाए, यहाँ से कम कितना पर लाए कि वह जो है स्पष्ट पढ़ सके। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ इस वस्तु से दूरी है, इसको स्पष्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरफ कितना पर लाए कि कितना नज़दीक लाए कि जो है इसको हम साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर आँख से कम इतना दूरी होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा दूरी होगा तो स्पष्ट नहीं पढ़ पाएंगे, इधर होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर से इधर आँख की तरफ नज़दीक भी होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। यानी 25 सेंटीमीटर पर हम क्लियरली पढ़ सकते हैं। कोई भी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि कोई भी पेज को आँख के नज़दीक कितना नज़दीक लाते हैं तो हम साफ साफ पढ़ते हैं। ज़्यादा नज़दीक लाने के बाद आप साफ साफ नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रहे 25 सेंटीमीटर। वहाँ एग्ज़ाम में 25 सेंटीमीटर की जगह पे 25 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये सब ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखें सेंटीमीटर। स्पष्ट यानी साफ सुथरा से। दृष्टि यानी दृष्टि मतलब देखना, यानी विजन, इसको अंग्रेजी में विजन कहते हैं दृष्टि को। इसका ही देखना भी होता है कि साफ साफ कैसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हम 5 में चलते हैं। इसमें देखते हैं कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? जैसे अब हमको होता है ना, डोनेट करता है, आँख को हम डोनेट करते हैं, तो ये जो है आई डोनेशन जो करते हैं नेत्रदान, तो वैसी स्थिति में हम जो है उसको कौन सा पार्ट काट के निकाल कर दे दिया जाता है? तो उसको कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया।
यही पार्ट को जो है दे दिया जाता है और दूसरे को आँख में सेट कर दिया जाता है, तब वो आसपास देखने लगता है। तो नेत्रदान में कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है जो मतलब ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, कोई बीमारी बड़ा होता है, वैसी स्थिति में जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। एक हेल्दी मैन ही यानी हेल्दी आदमी ही किसी को अपना आँख दान में दे सकता है। इफेक्टेड कोई तरह का बीमारी हो वह नहीं दे सकता है नेत्रदान, नहीं तो अगला के भी नेत्रदान लेने वाले को भी वह जो है बीमारी से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसको ए से डिनोट करेंगे। अब विद्युत धारा क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक जो होता है वो इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जो मात्रक जो होता है वही जो है सबको एम्पियर द्वारा दर्शाया गया, किसको? तो विद्युत धारा को। अब इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि अमेरिका भी अगर विद्युत धारा के बारे में पढ़ता होगा उसका ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर ही पढ़ता होगा, चाहे वो इंग्लैंड के हो चाहे वह जापान के हो, कहीं का स्टूडेंट होगा, अगर वह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक उससे पूछा जाएगा तो अमेरिका वाला भी बोलेगा कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। यही इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पूरे वर्ल्ड में एक ही मेजरमेंट होता है। इंडिया वाले भी वही पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो यहाँ प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत ये है। अब जो है एक तरह से हम प्रतिरोध किसको कहेंगे, प्रतिरोध होता क्या है? तो प्रतिरोध जो होता है, अगर कोई विद्युत जो है, कोई भी अगर चालक तार है, अगर इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे जो है धारा प्रवाहित हो रहा है, कहीं रास्ते में जो है थोड़ा सा कट है, यहाँ कट है, तो यहाँ थोड़ा अगर सपोज डेट यहाँ कट है, कहीं कट है, थोड़ा थोड़ा है, करंट जा रहा है, तो ये जो है रोध कर रहा है, रोध उत्पन्न कर रहा है, यहाँ रोक रहा है, यानी बाधा डाल रहा है, इसी को हम प्रतिरोध कहें। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है, विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा, और किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अब उस आवर में अगर कोई बाधा उत्पन्न होता है, यानी सही से करंट नहीं जा पाता है, कहीं रुकावट आ जाता है, तो वह उसी घटना को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का डिफिनीशन भी आप समझ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में भी पूछेगा तो वहाँ भी आप ये जवाब दे सकते हैं, और 1 मार्क्स के लिए तो है ही। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ये सब साइंटिस्ट जो विद्युत शक्ति का खोज किया, कोई प्रतिरोध का खोज किया, जो खोज किया उसका उसी नाम से एसआई मात्रक मान लिया गया। तो ये वाट है विद्युत शक्ति का एसआई। कहीं कहीं कभी कभी सीधे पूछता है शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक। तो इसका जो सिर्फ शक्ति पूछ रहा है तो आप समझ जाना शक्ति तो कहाँ होता है, तो विद्युत में, तो इसका भी हो जाएगा वाट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, विद्युत
प्रश्न संख्या 9, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? अब फिलामेंट अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है रेशा। बल्ब आप देखते होइएगा, बल्ब तो मैं नहीं बना सकता हूँ। यही है फिलामेंट, यानी रेशा होता है। यही रेशा है। ये रेशा जो बना होता है कौन सी का बना होता है? ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो ये जो फिलामेंट जो है रेशा, यह हो टंगस्टन का बना होता है। आप ये भी कहेंगे कि बल्ब, विद्युत बिजली का जो बल्ब है, विद्युत बल्ब का जो आविष्कारक है वो है थॉमस अल्वा एडिसन। अब शॉर्टकट में एडिसन भी इसको पढ़ सकते हैं। एडिसन साहब ने जब बिजली का बल्ब बना रहे थे तो 1000 बार प्रयास करने के बाद ही बिजली को बना पाए, बिजली बल्ब का। हम लोग किसी काम को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो छोड़ देंगे, वो 1000 बार प्रयास किए थे एक बिजली बल्ब का, सॉरी 1000 बार प्रयास किए तब जाकर एक विद्युत बल्ब का आविष्कार किए। इसलिए कोई भी काम में हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर क्या होता है? तो यह जो है बिजली से, जब बिजली में जोड़ देते हैं, जिस तरह से आयरन करते हैं, तो आयरन में भी एक कुंडली अंदर रहता है, तत्व का तार रहता है, इससे करंट जाता है तो गर्म होता है, और जो है वह आयरन को, लोहा को गर्म करता है, दीवार को, तब जाके आयरन होता है। उसी तरह विद्युत हीटर होता है, इसको भी कुंडली की तरह तार लपेटा रहता है, और उसको जब बिजली से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं स्विच को, तो वह जो है गर्म होकर और वह जो है ऊष्मा देने लगती है। तो वह होता है, कौन तार रहता है लपेटा हुआ? तो नाइक्रोम का तार। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम का बना होता है। अब यहाँ देखिए, नाइक्रोम एक मिश्र धातु का नाम है। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, वह है निकल प्लस क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम, यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र बोलते हैं। अब जनित्र को अगर अंग्रेजी में चलेंगे तो जेनरेटर बोलते हैं, और जनरेटर में जो है डायनमो लगा हुआ रहता है, डायनमो। और डायनमो द्वारा जो धारा प्राप्त होता है वह होता है दिष्ट धारा। कौन धारा प्राप्त होता है? तो दिष्ट धारा। इसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट करेंट बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, जनित्र को अंग्रेजी में जनरेटर कहते हैं। जनरेटर के इसमें एक लगा हुआ रहता है डायनमो, और डायनमो जो है दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 12 में हम आते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो मोटर जो है ना, कोई भी एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा ऊर्जा किस में है। तो यहाँ विद्युत मोटर एगो डायनमो होता है। डायनमो अभी पहले देखे हैं, तो डायनमो और विद्युत मोटर में थोड़ा अंतर है कि विद्युत मोटर यानी विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर डायनमो की बात अगर यहाँ होगा, डायनमो की अगर बात होगा तो ठीक इसको उल्टा हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। परीक्षा में कंफ्यूज हो जाता है, डायनमो रहता है तो यांत्रिक, ड है यह है, यहाँ विद्युत है तो विद्युत से ही शुरू होगा। विद्युत मोटर जो है तो विद्युत से शुरू होगा, विद्युत मोटर विद्युत से शुरू होगा, याद रखिएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से शुरू होगा, डायनमो में विद्युत से शुरू नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा से शुरू होगा, यही इसका ट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, लघु पथन के समय विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न संख्या 13, लघु पथन के समय विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अत्यधिक धारा का मान बढ़ जाता है। अब लघु पथन होता क्या है? लघु पथन यानी शॉर्ट हैंड इसको भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट, यानी जो धारा होता है वो अगर धारा कोई है तो अगर धारा जा रहा है, कोई धारा अगर तार के संपर्क में आ गया तो वहाँ जो है किसी तरह के तार वहाँ टूटा हुआ संपर्क में आता है तो यहाँ धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। और यहाँ धारा बढ़ने से जो इंस्ट्रूमेंट है आपके अलग अलग जोड़ा हुआ, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी हो, सब जो है जलने का संभावना रहता है, क्योंकि यह आग पकड़ लेता है। इतना न धारा आ जाता है, जमा होकर एक बार दौड़ता है तो यह जो है आपका जो यंत्र सब घर में जो है वो सब जलने का संभावना रहता है। और यह लघु पथन है, क्योंकि धारा का मान बढ़ता है, इसमें अत्यधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14, डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो अभी बताए हैं कि विद्युत मोटर में कौन ऊर्जा को किस में बदलता है, और उसी समय डायनमो भी है। तो डायनमो जो है यहाँ विद्युत से नहीं शुरू होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, याद रखना है। इसका डिफिनीशन जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़िएगा, चाहे लघुत्तरीय, उसमें भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स वाला में, 2 अंक वाला में पूछ देगा। तो याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में चुनने वाला रहेगा और सब्जेक्टिव में लिखने वाला रहेगा। तो याद रहना चाहिए कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से शुरू होता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसका उल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, ओम के नियम का गणितीय रूप है। गणितीय रूप में ओम जो कुछ रूल्स दिए थे, वह रूल दिए थे कि R बराबर V/I। अब इसमें R जो है यह जो है प्रतिरोध है,
प्रतिरोध है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। भी जो है वोल्ट है, वोल्ट या विद्युत कहिए, वोल्ट के विद्युत को ही वोल्ट से नाम दे। आई जो है धारा है। तो तीनों का जो है रिलेशन साबित किए थे ओम महोदय ने, वही ओम के नियम का गणितीय रूप यहाँ दर्शाया गया है। अभी यह आर बराबर भी है, कहीं कहीं इसको हम आर यहाँ ला सकते हैं, आई यहाँ ला सकते हैं। आई बराबर भी बटे आर हो सकता है, और यहाँ भी रहेगा, आई जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो भी बराबर आई आर दे सकते। तो यह तीनों आप फार्मूला याद रखेंगे, एक ही फार्मूला से यह बना है। अब यह याद कैसे रहेगा, तो याद रहने के लिए एक ट्रिक देते हैं। जैसे अब आर बराबर भी बटे आई है, भी बराबर आई आर है, आई बराबर भी बटे आर है। कन्फ्यूजन रहता है, एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आर बराबर आई बटे भी दे देंगे, आई बराबर आर बटे भी दे देंगे, तो गलत है। तो ध्यान रखना है कि वाई देखते हैं, वाई ऐसे लिखाता है, थोड़ा ये बीच में गैपिंग कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए। तो आर बराबर वाई लिखेंगे, वाई का मतलब ऊपर भी या नीचे आई, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। आर बराबर भी बटे वाई को कट कर दिए, वाई को कट कर दिए, और आर बराबर भी बटे आई हो गया। अब इससे कोई भी रिलेशन निकाल दीजिए, ये आर आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, या भी बराबर लिखना होगा तो ये आके यहाँ गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हो गया 16। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? अचर यानी कांस्टेंट, नियत सॉरी। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ओम के नियम में ताप का मान यानी नहीं चेंज होता है, ताप का मान जो है अचर रहता है, टेम्परेचर। प्रश्न संख्या 17। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का अर्थ है कि वो जिंदा ईंधन जो जमीन के तल से निकाला जाता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कि एक ऐसा घटना घटा था जिसमें पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जीव जो है, पेड़ पौधे जीव जो है, हजारों वर्ष पहले दब गए थे, वही आज जो है जीवाश्म ईंधन का रूप लिया है, जिसको खन कर निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से। तो कोयला निकलता है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जिसको सिलेंडर में भर के खाना बनाया जाता है ना, देखते हैं, डीजल पेट्रोल वही सब हुआ उसका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। अगला है प्रश्न संख्या 18। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दे। अब नवीकरणीय का मतलब होता है हमेशा नवीन होते रहता है, तो सौर ऊर्जा होगा। और सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय का मतलब हुआ नवीकरणीय स्रोत, वैसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और नवीकरणीय जैसे लकड़ी हो गया, कोयला, ये सब एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण दे। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है लकड़ी।
परंपरागत मतलब सदियों से, वर्षों से लोग वही जो है ऊर्जा का स्रोत मानते हुए आ रहा है, लकड़ी, चिपड़ी, गोईठा, ये सब। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, किसी दो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दे। तो जीवाश्म ईंधन जो जमीन के अंदर से निकलता है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला भाग का वीडियो बनाकर इस यूट्यूब के चैनल पर प्रस्तुत कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला भाग का वीडियो बनाकर इस यूट्यूब के चैनल पर प्रस्तुत कर सकूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।